चलिए आपको बता दें कि जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं और फिलहाल जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं वो 4.4% पे आए हैं। तो हमारी उम्मीद से कम, फिलहाल उम्मीद ये थी कि 4.7% के करीब रह सकता है जीडीपी का आंकड़ा, तो उम्मीद से कम जीडीपी का आंकड़ा आता हुआ। एक रेंज था, रफ रेंज जो माना जा रहा था वो था 4.3 से 4.7%। हम लोग मान के चल रहे थे कि 4.7% के करीब होगा, लेकिन ये फिलहाल आंकड़ा काफी कम आया है। 4.4% का पहली तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा आया है, अनुमान के मुताबिक नहीं है, अनुमान से कम है। फिलहाल ये आंकड़ा इस समय आता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि क्लियरली एक अनुमान था कि ये जो आंकड़ा आएगा एक रेंज में रह सकता है। अलग अलग ब्रोकरेज थे, वो मान रहे थे 4.3% से 4.7 या 8% तक रहेगा, लेकिन ये आंकड़ा काफी कम आया, लोअर बैंड के करीब आता हुआ फिलहाल नजर आया है और 4.4% पे जीडीपी आंकड़ा फिलहाल आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय प्रदीप पांड्या भी मौजूद है। प्रदीप, क्लियरली उम्मीद से कम आता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल जीडीपी का आंकड़ा। जी हाँ, थोड़ा सा कम है उम्मीद से, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेकअप देखना होगा और ये अंदाजा तभी लग पाएगा कि किस खास सेगमेंट से ये झटका लगा है, क्योंकि हमारे जो अनुमान थे वो पहले से ये मान के चल रहे थे कि हम इंडस्ट्री में करीब 1.25% की डी ग्रोथ देखेंगे। यानी पिछले साल इस क्वार्टर में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसके मुकाबले में 1 से 1.25% कम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा। आईआईपी के आंकड़े चूंकि हमारे पास हर महीने अवेलेबल होते हैं, इसलिए इंडस्ट्री के आंकड़ों में बहुत ज्यादा चूक का मौका नहीं होता। तो इसका मतलब शायद यह है कि सर्विस सेक्टर पे जिस हद तक दबाव पड़ने की उम्मीद की जा रही थी कि 6.6% के आसपास की ग्रोथ आएगी, शायद वहां पे और ज्यादा कमजोरी देखी जा सकती है। फिलहाल हमारे पास जो कुछ आंकड़े अब जो डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक अब हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल यानी फार्म ग्रोथ है वहां पर हमने 2.7% का आंकड़ा देखा है, तो वो 2.9% के मुकाबले थोड़ी सी कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ का आंकड़ा हमारे सामने है और यहां पर 1.25% की डी ग्रोथ देखी जा रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट आई है, केवल 0.3% जो कि 7% का आंकड़ा था पिछली बार इसके मुकाबले में। तो यहां पर हम खास तौर पे एक बड़ा स्लो डाउन आते हुए देख रहे हैं। सर्विसेज का आंकड़ा जैसे कि मैंने कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शायद वहीं पे चूक हुई है जो अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही थी, और वो आंकड़े अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। तो एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा दबाव है, इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे जैसी उम्मीद थी उस तरह से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, और सर्विसेज के नंबर्स का भी हमें इंतजार है ताकि हमें अंदाजा लगे कि क्या यहाँ पे कहीं ज्यादा एक सीवियर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर आंकड़े, ज्यादातर जो पोल्स थे वो जॉइनल 4.6 4.7 की ही बात कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में जरूर यहाँ पे हम 4.4 का जो आंकड़ा देख रहे हैं वो कहीं ज्यादा कमजोर नजर आता है। हमारे साथ अब इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जुड़ चुकी हैं, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के सीईओ सुनीत माहेश्वरी भी, और ब्लू ओशियन कैपिटल एडवाइजर्स के सीईओ निपुण मेहता। निपुण, माइनर मिस है 0.2 परसेंटेज पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट के आसपास, क्या बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसके चलते बाजार में दिखेगा? नहीं प्रदीप, मैं नहीं मानता हूं कि इससे मेजर डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। ये ऑन द लोअर बैंड ऑफ व्हाट एवर द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग इस लेवल पे है, लेकिन इससे क्लियर इंडिकेशन एक प्रूव हो जाता है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की जो कई समय से बात चल रही है, लंबे समय से, वो क्लियरली प्रूव हो रहा है। एटलीस्ट दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ फिगर दैट आर कमिंग आउट। इससे वेरी क्लियरली कंसर्न्स जो सेकंड क्वार्टर के रहेंगे और जिसमें कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून, एग्रीकल्चर में शायद अच्छे फिगर्स आ जाएं, लेकिन क्लियरली जो दूसरे दो सेगमेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो क्लियरली जब पूरे साल की बात करें तो इसमें सब 5% और या सब 5% की पॉसिबिलिटी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी इफ़ यू सी द सेकंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ ऑल्सो ऑन समवॉट ऑन सिमिलर लाइन्स। बट क्लियरली डिसअपॉइंटिंग फिगर्स हैं। मोर और लेस मार्केट ये लेवल्स को डिस्काउंट कर चुका था, सो यू माइट नॉट सी अ सिग्निफिकेंट down or gap down kind of opening as far as this figure is concerned on Monday, but definitely a disappointing figure. Right. अदिति, ये बताइए कि क्योंकि ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं इसमें कुछ हद तक जो रुपए की कमजोरी थी डॉलर के मुकाबले उसका भी हिस्सा आया होगा, लेकिन शायद आगे जाकर वो ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा। क्या आपको लगता है कि उसको डिस्काउंट करने के बाद ये आंकड़ा ठीक है, या आपको लगता है कि शायद आगे जो नंबर्स आएंगे वो और खराब हो सकते हैं इससे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा एक्सपेक्टेशन था 4.3% जीडीपी ग्रोथ, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ये 10 बेसिस पॉइंट्स हायर नंबर आया है, और वो बेसिकली इसलिए है
मेरे हिसाब से कि आपने जैसे अभी कहा एग्रीकल्चरल ग्रोथ आपने आई थिंक 2.7% बताई, तो हमने एक थोड़ा सा इससे कम एग्रीकल्चरल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन बनाया था। तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सरप्राइज बाय दीज नंबर्स एट ऑल। आगे जाके मेरे हिसाब से अगर हम रुपी डिप्रिसिएशन जो हमने पिछले 2 महीनों में देखा है, और अगर जो जुलाई में एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ का ट्रेंड बना रहता है, तो शायद एक स्लाइट अपटेक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में हमें देखने को मिल सकती है आगे आने वाले महीनों में। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल में एक अपटेक तो आएगी ही आएगी, उससे कुछ हद तक कंजम्पशन ग्रोथ में एक इम्प्रूवमेंट देखने की आशा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोबस्ट कंजम्पशन ग्रोथ हम इस साल में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। माहेश्वरी साहब, हमेशा इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स जीडीपी के आंकड़ों को इस तरीके से देखते हैं कि अगर बड़ा स्लोडाउन दिखा तो आरबीआई इस पे रिएक्ट करेगा, कुछ ईजिंग की जाएगी। इस बार इस वक्त जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ये आंकड़े पूरी तरह इररिलेवेंट नहीं हो गए? हाँ, एक तरह से मतलब मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है कि ये आंकड़ा एक्चुअली एक अच्छी सिचुएशन प्रकृत करता है, और क्योंकि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में गुड मॉनसून है तो उसका थोड़ा सा पॉजिटिव बेनिफिट होगा आगे महीनों में। और क्योंकि रुपी वीक है तो शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में थोड़ा सा एक पॉजिटिव होगा। बट बाकी सब सेक्टर्स जो भी हैं, कैपिटल इंटेंसिव या इवन ऑटोमोबाइल सेल्स या इवन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं, उनमें तो और तकलीफ है उन सब सेक्टर्स में। तो वहाँ तो मैं अब भी डिसेलरेशन ही देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में अगर हम जो मेजर्स आज ले रहे हैं गवर्नमेंट में, अगर वो करते रहे तो शायद दिसंबर के बाद थोड़ा सा सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, अगर ये स्टेप्स कंटिन्यू रहे। क्योंकि मिनिस्ट्री के इधर या गवर्नमेंट में ये स्टेप्स लेने से एक्चुअल बेनिफिट करीब 6 महीने का लैग इफेक्ट रहता है। निपुण, ये बताइए कि जो सर्विस सेक्टर का आंकड़ा आ रहा है ये भी शायद थोड़ा सा निराश कर रहा है, इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं? इसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा फर्क है, और सर्विस सेक्टर्स में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। अब आप एक नया जो इंडस्ट्री है जहाँ टोलिंग ऑपरेशंस है, रोड टोलिंग ऑपरेशंस, वहाँ भी आप देखिए तो मार्केट्स थोड़ा डाउन हुए हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स और थोड़ा सा जनरल इकोनॉमी में फर्क होने से थोड़ा तो सर्विस सेक्टर पे फर्क पड़ेगा। ओके, लेकिन अदिति आप ये बताइए कि हमने अब तक जितने भी फोरकास्ट देखे, जब हम ये पोल कर रहे थे 4.6 के आसपास हमारे अनुमान निकल कर आए थे, तो ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि पूरे साल की ग्रोथ फिर भी 5 से 5.5 के बीच में रहेगी। अभी ये जो स्लो डाउन है ये आगे टर्न अराउंड हो जाएगा। क्या आप भी कुछ ऐसा ही मानती हैं? क्या आपने ये अंदाजा लगाया है कि 15 जुलाई के बाद से जो सिनेरियो बदला है, जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हैं, उसके बाद भी ये अनुमान सही होगा कि सेकेंड हाफ बेहतर है? देखिए, हमने 15 जुलाई के लिक्विडिटी टाइटनिंग मेजर्स के बाद अपना जीडीपी एस्टिमेट कुछ हद तक कम किया था, लेकिन अभी फिलहाल हम 5.5% तक का एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं पूरे साल के जीडीपी ग्रोथ के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें मेन जो अपटेक अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में, वो एग्री, रूरल कंजम्पशन और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स की वजह से है। अगर एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो जुलाई में हमने एक नीसेंट रिवाइवल देखा है, अगर वो आने वाले महीनों में नहीं बना रहता तो डेफिनेटली हमारे 5.5% ग्रोथ एस्टिमेट का एक डाउनसाइड रिस्क है। साथ ही साथ जिस तरह हम इलेक्शंस के और पास आ रहे हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो एक रिवाइवल शायद अब इस साल में देखना मुश्किल है। जो गवर्नमेंट ने क्लियरेंसेज अभी अनाउंस करी हैं, जो अप्रूवल्स दिए हैं, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मेजर हैं, लेकिन उनका डेफिनेटली इम्पैक्ट लैग के साथ आएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में शायद नहीं रहेगा उनका। और ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है वो शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा इस साल में। राइट, निपुण,
अगर कुछ हम टारगेट्स की बात करें जो हमारे पास इस समय है, रेलिगेयर मानता है कि 4.5% फिलहाल FY14 की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। बीएनपी पारिबा को लगता है 3.7% रहेगी ये, और HSBC को लगता है 4.5 से 5% रहेगी। कौन सा आपके उम्मीद के मुताबिक है? आपको क्या लगता है पूरे साल के लिए हम क्या देखेंगे फिलहाल? हमारा ये एस्टिमेट है कि यू कुड सी इट समवेयर बिटवीन 4.75 5.25 काइंड ऑफ ग्रोथ। क्लियरली जो सेकेंड हाफ का ग्रोथ है उसे इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, रुपी वॉलेटिलिटी की वजह से, हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनफैक्ट जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उनमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट का इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। पॉजिटिव यही है कि मॉनसून अच्छा रहा है, जिसकी वजह से शायद एग्रीकल्चरल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कुछ हद तक बेटर रहे। कुछ सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं जो जिनका इम्पैक्ट रुपी की वॉलेटिलिटी से पॉजिटिव होता है। IT इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल है, जिसका ग्रोथ प्रोबेबली इन कंपैरिजन टू द जून क्वार्टर शायद बेटर रहे। सो यू कुड सी मे बी अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन कंपैरिजन टू द 4.4% फॉर द सेकंड क्वार्टर, एटलीस्ट एज फार एज एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज इज कंसर्न, प्रोबेबली नॉट एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। क्लियरली ये जो अप्रूवल्स आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, उसमें while on the one side government because of the kind of fiscal deficit that could be building up, government शायद बहुत ज़्यादा spending नहीं करेगी इलेक्शन के पहले। At the same time private sector will not start going overboard spending given the high interest costs in actually implementing these infrastructure projects। तो उसमें भी clearly despite all these approvals जो कुछ power projects के infrastructure projects के जो government ने दिए हैं, उसका एक positive impact immediately नहीं आएगा। Probably you will see it only in the last quarter of 2014 or maybe first quarter of 14-15। So clearly इस साल का GDP growth 5% के आसपास होने की एक्सपेक्टेशन है। with a greater possibility it could be maybe 10 or 20 basis points above or below 5। जी, हमारे साथ अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन डॉक्टर सी रंगराजन भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रंगराजन, स्वागत है आपका। If you look at these numbers, Dr. Rangarajan, now there are some forecasts which peg the full year GDP growth at sub 5% levels or even closer to 4% levels. Do you agree with those forecasts? No, I don't think so, because this quarter growth rate is perhaps will be the lowest growth rate among the various quarters in the current fiscal. Look at, for example, agriculture. It is 2.7%, which is the first quarter growth. But the monsoons have been good, and everybody is forecasting a growth rate between 4 and 5% in agricultural growth. So all of this will be seen only in the third and the fourth quarters. And industrial production also will start picking up from the second half of the year for various reasons, which I had mentioned also to you in an earlier conversation. Therefore, I believe that the growth rate will start picking up from the second half of the year. The third and the fourth quarters should have a substantial improvement, and I do not see any reason why the growth rate cannot be higher than what we had last year. So do you expect this growth rate to pick up from quarter 3 onwards, and where do you see this coming from primarily? Well, I see it primarily coming from two sources. First, there will be a substantial pickup in agriculture in the third quarter and the fourth quarters. That is one. Two, I think there will be a revival of industrial production. It will start coming in. Various policy decisions have been taken recently, and therefore the full impact of it will be seen. And that also will result in an improvement in the manufacturing output in the third and the fourth quarters. And as agriculture and manufacturing pick up, you will also see a pickup in the services sector. Barring agriculture, sir, it seems there is some assumption underlying, the numbers you're talking about, that RBI is going to sooner rather than later roll back these steps they have taken 15 July onwards. What kind of timeline are you looking at? No, I think what the RBI has done since July 15 has been dictated by external sector considerations.
It's really what happened in the foreign exchange market which prompted the Reserve Bank of India to take a series of measures. Therefore, the withdrawal of those measures will depend upon the return of stability to the foreign exchange market. So logically, there should be some downward revision in RBI's own forecast as well as PMEAC's forecast post July 15th, sir, and therefore we are certainly looking at a sub 5% number. No, I am saying that last year's growth rate was 5%. I am definitely hoping for a growth rate which is higher than 5%. Obviously, the 5% is a minimum. I think it could go to the somewhere between or somewhere higher than 5%. Therefore, there is no doubt in my mind that the performance of the Indian economy will be distinctly better than last year. So just wanted to get your views on one thing. If you look at the expenditure side, do you see the final consumption figure going lower from here, even if we include household consumption as well as government consumption? Do you see that figure to go down substantially, or you don't expect that? No, I think government consumption has shown a strong growth in the first quarter. In fact, the sector called community, social and personal services has grown by 9.4%. That includes actually public services. That may not grow at that particular rate. Perhaps it could come down as efforts are being made to tighten the fisc. But the personal consumption expenditure can go up partly because of the fact that if agriculture does very well, as I expect it to happen, then it should also pick up. So what you just mentioned, there could be further tightening in fiscal expenditure. In that case, do you see that, just very much like what happened last year towards the end of the year in third and fourth quarter, there could be substantial cutback in plan expenditure? No, that is not necessary, because all that I am saying is that the budgeted level of expenditures will be maintained. I mean, last year, in fact, there was an attempt even to get it below that. But this year, whatever has been budgeted will be spent. And if there has been some excessive spending earlier part of the year, it will be moderated later on. But I do not expect any reduction in government expenditures from the budgeted levels. Thanks a lot, Dr. Rangarajan, for taking time out for us. हमारे साथ अब HDFC के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री भी जुड़ चुके हैं। मिस्त्री साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप वो ऑप्टिमिज्म शेयर करते हैं डॉक्टर रंगराजन के साथ? मैंने पूरा सुना नहीं what he said, but I can tell you what my view is. 4.4 is the GDP number. वो थोड़ा disappointing तो है. The expectation was higher. 4.6, 4.7, 4.8 was the number being talked about. In that sense, it's disappointing. Two things which are important to bear in mind in the remaining part of the year. I would say three things which are important to bear in mind. The first is the good monster, the positive side, the good monsoons, good rains, initiatives taken by the government to encourage the rural sector, which should have an impact on agricultural production in the second, third, fourth quarter should definitely pick up. I would say no doubt on that at all. I don't know what the agriculture number this time was, but I thought it was around 2.5. It should get to 4% levels by the second or third quarter. So that's one positive. The negative would be that the currency depreciation that we have seen in the second quarter can have some impact on, in a positive impact perhaps on some of the export sectors could have, but a negative impact on the rest of the economy because it will fuel inflation and therefore have its own impact in terms of consumption. The third factor which we must keep in mind is oil. Now, the rise in oil prices in recent times because of the Syrian issues will certainly have an impact going forward, and that, to my mind, if that prolongs for a longer period, that would have a negative impact in the future quarters. Right. मिस्टर साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि आगे जाते हुए जो आरबीआई का स्टांस है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शायद जो रेट्स है यहीं पर रहे या थोड़ा बढ़े, वो भी फिलहाल एक दिक्कत की बात सामने निकल कर आएगी? You're talking of the tightening measures जो RBI ने ली 15 जुलाई को? जी. I think my personal view, I've said it before also, that the tightening needs to be reversed because we need to get the economy to grow. It is not domestic money which is fueling the currency crisis. We are in speculative territory.
the right level for the rupee. I've said this before also, and I continue to hold the view that if there is no sudden surprise on the oil front, and if oil comes back to the levels where it was a month and a half ago, then I would say that 59 to 62 would be my level at which I would say the rupee should settle. But in the short term, speculators are driving the rupee higher. Speculation is not happening from the local market, it is happening in the NDF market overseas, and therefore, again in my view, tightening liquidity in the domestic market is not serving its purpose because of two reasons. One is that on the debt side, it's not that more money is going to come into India in the form of debt just because interest rates are higher, since people would be very worried about rupee depreciation. And on the other side, higher interest rates is impacting growth. It is impacting the banking sector, and that in turn has a negative impact on stock markets, which in turn would result in money flowing out of India rather than coming into India. So in my view, RBI should reverse this as soon as possible. बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सिचुएशन जो अभी है आरबीआई की ओर से वैसे ही रहती है, तो क्या यहाँ से एक महीने में सारे के सारे बैंक्स की, फाइनेंस कंपनीज की कॉस्ट फिर से बढ़ेगी? क्योंकि आरबीआई ने तो शॉर्ट टर्म के रेट बढ़ाए हैं और जो डेली रेपो की जगह अब आपको सबको एमएसएफ पे शिफ्ट कर दिया है, तो 3% से बैंकों के कॉस्ट बढ़ गए और उसके साथ अभी गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है 1 महीने से लेकर 3 महीने के टी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में, वहां आप 11-12% के रेट देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ये रेट अब 3 साल, 4 साल, 5 साल के रेट्स में ट्रांसलेट होते रहेंगे और बैंक्स को और रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। That would happen 3-year, 4-year, 5-year rates would go higher if the demand for money increases in the long run. And if demand for money increases in the long run, it is positive for the economy because it means there is investments that are happening. So if that is something which happens, investments happen in the economy, more projects are started. I think it is good for the economy. सवाल मेरा ये है कि अभी तक जैसे आपने भी कुछ 0.25% से 25 बेसिस पॉइंट से ही अपने रेट बढ़ाए हैं और बाकी बैंक्स ने भी मोरलेस इतना ही किया है। हाँ जी, 25 से किया है। तो अब अगर आरबीआई कुछ नहीं भी करता है, रेट को इसी लेवल पे भी रखता है, तो भी अब फर्दर रेट हाइक नहीं होगी, ऐसा मानना चाहिए बैंक्स की ओर से, आपके जैसे कंपनीज की ओर से? It is difficult to say today how rates pan out in the system. अगर RBI does nothing, how short-term rates move. Short-term rates which obviously has gone high, has gone up to a certain level. Would that translate into long-term rates increasing? Unless there is a sudden pickup in demand for money, that will not happen. So we will have to watch this by the day. It's difficult to say today. ओके मिस्टर मिस्त्री, शुक्रिया आपका हमारे लिए निकालने के लिए आज। और अदिति, इसके साथ ही आपके पास लौटना चाहेंगे, जब सारे assumptions अगर ये हैं कि जो रेट्स हैं वो दरअसल बढ़े हैं और शायद आगे भी बढ़ने की आशंका बनी हुई है, तो ऐसे में क्या सर्विसेज और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए वाकई में ग्रोथ में पिकअप होना मुमकिन होगा? देखिए, हम ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड पिकअप की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहे हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज के लिए। स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर्स जो रूपी डिप्रिसिएशन का एडवांटेज ले पाएंगे, वहां पे डेफिनेटली एक पिकअप आएगा। साथ ही साथ जो ज़्यादा रूरल ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स या और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ऐसे वाले सेक्टर्स में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक पिकअप देखने को मिलेगा। लेकिन बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू रिमेन स्टिकी, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन डिमांड में हम एक अपटेक नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट इन रूरल इनकम्स। निपुण, अगर हम सर्विसेज ग्रोथ की बात खासकर करें तो साल दर साल आप देखते हैं कि हाँ कम जरूर हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना असर नहीं हुआ, सेम ही लेवल पर है। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ दूसरी तरफ काफी कम होती हुई नजर आई है। आप इन दोनों को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्या लग रहा है आगे चलकर कैसे पैन आउट होंगे? जॉनिल, आपने कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज के बारे में पूछा? जी 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 जी। I think clearly services में you need to segregate services that are export oriented and services that are not, and export oriented services में clearly कुछ हद तक benefit मिलेगा। एक जितना currency depreciation हुआ overall totally उतना नहीं, लेकिन कुछ हद तक definitely benefit मिलेगा। To that extent in subsequent quarters you could see some degree of growth happening। लेकिन कंस्ट्रक्शन में डिस्पाइट अ लॉट ऑफ द अप्रूवल्स जो गवर्नमेंट ने रिसेंट अभी कुछ दिनों में दिए हैं, बोथ फॉर
power as well as construction sectors and the resultant impact it could have on capital goods companies. I think उसमें अभी भी कुछ समय लगेगा उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के लिए, पार्टली बिकॉज अभी भी हाई इंटरेस्ट कॉस्ट्स जो हैं वो वी हैव सीन दैट फॉर सेवरल क्वार्टर्स की इंटरेस्ट कॉस्ट हैं वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पुल डाउन कर रहे हैं. आगे जाके भी दैट्स गोइंग टू बी अ की फैक्टर विच इज लाइकली टू पुल डाउन प्रॉफिटेबिलिटी. एट द सेम टाइम एडिक्वेट डिमांड नहीं अभी भी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की इमीडिएट एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने की जल्दी हो. सो क्लियरली जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है एंड पर्टिकुलरली रियल एस्टेट सेगमेंट है, विच इज ऑब्वियसली यू कोरिलेट दैट टू इंटरेस्ट रेट्स, दैट्स समथिंग दैट्स नॉट in a hurry going to change. It will have its resultant impact on potentially probably on partly on cement, partly on steel. Lekin when you look at construction specifically, there isn't expected to be any significant change as far as growth is concerned, even for at least 1 or 2 quarters. तो आंकड़े जो जीडीपी के फिलहाल सामने आए हैं उस पे जो रिएक्शन नजर आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर रंगराजन ने उम्मीद जताई कि अच्छे मानसून के चलते आप काफी हद तक आगे फायदा देख सकते हैं, और अदिति भी जैसे कि अभी बता रही हैं कि आप काफी हद तक असर देखेंगे रुपए के डिप्रिसिएशन का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इससे फायदा हुआ है. तो काफी सारे ये सपोर्टिंग फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं जिनके बदौलत उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के अगले तिमाहियों में दरअसल जो ग्रोथ रेट है वो बेहतर हो पाए. और डॉक्टर रंगराजन ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो नंबर हमारे सामने है पहली तिमाही के, ये बॉटम है, ऐसा हम मान सकते हैं. आगे की तस्वीर इससे बेहतर ही होगी. जरूर सरकार के पास कहीं बेहतर आंकड़े होंगे हमारे सामने जो आंकड़े हैं उनके मुकाबले, इसलिए ये बेहतर उम्मीदें फिलहाल निकल कर सामने आई है. देखना होगा कि बाजार इसको फाइनली किस तरह से लेता है. सोमवार को लेंगे फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए CNBC का. नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या. इकोनॉमी की ग्रोथ रिवर्स गियर में चली गई है. पहले तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 4.8 से घट के 4.4 हो गई, 4.5% से भी कम, किसी भी अनुमान से कम. लेकिन क्या आगे चलकर स्थिति संभलेगी या यहां से हालात और बिगड़ने का डर है? इसी पर है हमारी ये खास चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ब्लू एशियन कैपिटल एडवाइजर्स के CEO निपुण मेहता, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के CEO सुनीत माहेश्वरी और इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर. स्वागत है आप सभी का. मिस्टर माहेश्वरी, यहाँ पर अब ये डर बैठ गया है कि शायद ये इस जो स्लोडाउन अभी तक हमने देखा है 4.4% का जो आंकड़ा देखा है वो तो उस माहौल में था जबकि रुपया संभला हुआ था, ब्याज दरें घटने की उम्मीद थी. अब इस क्वार्टर में पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है, तो सितंबर का हाल और भी बुरा हो सकता है. हो सकता है. हमारे हिसाब से रूरल इकोनॉमी में क्योंकि मॉनसून अच्छा था तो थोड़ा बेहतर सिचुएशन है, लेकिन ये रूपी और इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी की वजह से, खासकर ब्याज रूपी वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा. ये वॉलेटिलिटी होने से पहले भी हमारा विचार ऐसा था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2014 दैट इज जनवरी मार्च में सिचुएशन इंप्रूव होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स जो ले रही हैं अभी वो 6 महीना लगते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे उनका इफेक्ट आने के लिए. तो अगर ये स्टेप्स चलते रहे तो हमारे विचार था कि जनवरी मार्च में शायद स्थिति थोड़ी इंप्रूव होगी, लेकिन दिसंबर तक हमारा हिसाब है कि सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे इंडस्ट्री के लिए तो खासकर सिचुएशन डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट होगी, ऐसा हमारा, और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. तो अदिति, उसका असर फिर आप कैसे देखती हैं जीडीपी पे? देखिए, डेफिनेटली रूपी का तो एक बहुत ही मिक्स्ड इम्पैक्ट होगा. कुछ सेक्टर्स में एक बेनिफिट मिलेगा वीकर रूपी की वजह से. जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है. लेकिन जो इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ गए हैं वो एक मंदी दिलाएंगे. ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो वैसे भी काफ़ी अभी सेंटिमेंट वीक चल रहे हैं उन पे एक और मंदी आएगी. और साथ ही साथ जो कंजम्पशन ग्रोथ में हम पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे थे रूरल सेक्टर की वजह से, वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स स्टिकी रहेंगे इस साल में.
एक और जो थोड़ा सा अच्छा फैक्टर है वो ये है कि बारिशें बेहतर होने की वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वहाँ पे भी एक अच्छी पिकअप का एक्सपेक्टेशन अभी है और ये ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और थोड़ा बहुत जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें एक ये इम्प्रूविंग फैक्टर रहेगा। ओके लेकिन ऐसी स्थिति में निपुण मार्केट का फिर रिएक्शन क्या होगा अगर जो स्लो डाउन हमें अभी दिखाई दे रहा है बाजार ने उसका अंदाजा लगाया है, बाजार क्या आगे भी और सीवियर स्लो डाउन का अंदाजा लेके चल रहा है अभी तक, या आगे पिकअप की उम्मीद में है? देखिए मार्केट्स को ओवरऑल बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन नहीं है, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं था जीडीपी ग्रोथ का 2013-14 के लिए। मोस्ट प्रोजेक्शंस दैट हैव कम आर इन द रेंज ऑफ 4.5 to 5.5। ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि 5% से लोअर जीडीपी ग्रोथ होगी 2013-14 में। देयर आर सेवरल सेक्टर्स जिसमें इसका करंट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आ रहा है। Lot of them relate to infrastructure, capital goods, construction, and resultant impact maybe on cement, metals to some extent, steel, and a lot of the other related industries, capital goods industries, काफ़ी industries में, but also those जिन पे जो interest rate sensitive sectors हैं, which is automobiles, auto ancillaries, real estate, ये सब में भी एक negative impact आ रहा है। Banking में भी as a result of higher interest rates, जो उसके NPA का प्रोविजनिंग हो रहा है उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। सो ओवरऑल मार्केट्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं कि इस साल बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। ऐसे नजरिए में व्हेन यू आर हैविंग अ 4.4 market doesn't view it extremely negatively. When you look at, you compare it with the several previous quarters, उसके comparison में definitely एक बहुत encouraging figures नहीं है, काफी to that extent disappointing figures हैं। लेकिन market इसे बहुत ज़्यादा negatively नहीं देखेगा क्योंकि एक overall slowdown जो economy में बना हुआ है ये पूरा that's well known all around कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पॉजिटिव्स हैं वो भी हमारे सामने हैं। क्लियरली अच्छे मानसून की वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ में हम काफी सारे हमने सरप्राइजिंगली एक लोअर ग्रोथ देखा है, लेकिन अगले क्वार्टर में there's a good possibility। बिल्कुल, इन सेक्टर्स को हम आगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन माहेश्वरी साहब आपसे हम ये अंदाजा चाहेंगे कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो हमारे सामने है, उसको सुधारने के लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। वित्त मंत्री और अब खुद प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिए हैं और जो कदम उठाए गए हैं, जो प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए 36 प्रोजेक्ट्स, जैसे कि सीसीआई की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने जानकारी दी, और लैंड एक्विजिशन बिल एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो पास हुआ। क्या ये सारी चीजें मदद करेंगी? तो जो कैबिनेट कमेटी के जो इनिशिएटिव्स हैं, 25 प्रोजेक्ट क्लियर हुए हैं, उनमें से करीब 19 पावर के थे, वो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट करेंगे। लैंड एक्विजिशन बिल नए चैलेंजेस थ्रो करेगा बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अब लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करने में कुछ और नए चैलेंजेस आ सकते हैं। तो बट मैं पहले जो चीज़ें हैं, जो कैबिनेट कमेटी ने जो कुछ प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अभी फिलहाल उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि उनमें शायद लैंड वगैरह का डिटेल्स सॉर्ट हो गया है, फ्यूल का या कुछ और चीज़ों की डिफ़िकल्टीज थी, उनको शायद गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। तो ये प्रोजेक्ट्स अगर इनको क्लियर हो गया है तो इनका ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट 6 महीने बाद आएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि ये जो रूपी फ्लक्चुएशन हुआ है, उसमें अगर इन लोग का किसी का कैपिटल गुड्स इंपोर्ट था या इंपोर्टेड प्लांट एंड इक्विपमेंट था या इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, तो इन लोगों के इन प्रोजेक्ट्स के कुछ चैलेंजेस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि करेंसी से उनके प्रोजेक्ट्स पे कुछ इम्पैक्ट आएगा। अदिति, जो और चैलेंजेस इनफैक्ट निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि आज ही रिटेल महंगाई के भी आंकड़े सामने आए हैं और ऐसा लगता है कि महंगाई का एक बूस्टर अब ये रुपए का डिप्रिसिएशन भी साबित होगा। तो ये मानकर चलना चाहिए कि जो रेट्स अभी बढ़ाए गए हैं इमरजेंसी के तौर पे, उन्हीं बढ़े हुए रेट्स के साथ हमें जीना पड़ेगा कम से कम 1 या 2 क्वार्टर। आई थिंक अगर आप जो अभी हमने पॉज देखा है मॉनेटरी ईजिंग, जो पहले आरबीआई एक ट्रेजेक्ट्री बनी हुई थी, उसके बाद
जून और जुलाई में हमने देखा कि रेपो रेट को कम नहीं किया गया और साथ ही साथ लिक्विडिटी टाइटनिंग मेजर्स लाए गए क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर कंसर्न्स जो है वो 4 पे आ गई इन्फ्लेशन ग्रोथ और डायनामिक्स के जगह पे। तो एक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है जहाँ पे ग्रोथ में हम एक माइल्ड रिवाइवल एट बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल। इन्फ्लेशन जो रुपी की डिप्रिसिएशन है उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ थोड़ा बहुत ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर खरीफ हार्वेस्ट अच्छा होता है तो फूड इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशन है। जो वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से फूड इन्फ्लेशन में काफ़ी स्पाइक आया है पिछले 2 महीनों में, उसका थोड़ा बहुत सितंबर के बाद एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सप्रेस्ड इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि जो डीजल की अंडर रिकवरीज हैं वो 10 रुपए के ऊपर हैं प्रति लीटर इस समय पर। तो इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है वो पहले से अब कुछ ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। बस एक ये ही अभी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी स्टिकी रहेंगे इस साल, तो जो डिमांड साइड प्रेशर्स हैं वो ज़्यादा रिसर्फेस नहीं होंगे और जो पास थ्रू है रुपी डिप्रिसिएशन का वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। बहुत ज़्यादा पास थ्रू का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फिर भी कुछ पास थ्रू तो होगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे भी। तो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर ओवरऑल कुछ इम्पैक्ट अब आने को हमको दिखेगा आने वाले महीनों में। मिस्टर महेश्वरी, आपसे भी वही सवाल कि फिर हम यहाँ पे अब ये बढ़ी हुई रेट और कब तक देखेंगे? क्या इस साल के आखिर तक यानी मार्च तक भी हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ ही रहना है जो हाल में दरें बढ़ाई गई हैं आरबीआई की ओर से और फिर जो पास ऑन बैंक्स ने उसको किया है? मैं रेट्स तो एक आरबीआई का प्रोगेटिव है तो मैं उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं, बट हाँ ये जरूर बोलूंगा कि ये हायर इंटरेस्ट रेट्स जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग इन्वर्टेड यील्ड कर्व चल रहा है और जो लॉन्ग टर्म रेट्स जो बढ़ गए हैं उससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ज़्यादा सहूलियत नहीं मिलती है। और थोड़े से हायर जो 5 ईयर रेट्स भी अगर बढ़े रहते हैं तो उससे भी हाउसिंग या 2 व्हीलर लोन्स वगैरह जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो लोग अपने परचेज डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं इस वक्त। तो ये हालात है। तो इंटरेस्ट रेट एक खास चीज है, जरूर उसको देखना चाहिए, लेकिन टुडे आरबीआई के सामने मेरे ख्याल में ग्रोथ टू पुट ग्रोथ बैक ऑन टारगेट और ग्रोथ बैक ऑन द एजेंडा इज ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और आरबीआई के शायद यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन महेश्वरी साहब जो सरकार की कोशिशें सामने आ रही हैं, पीएसयू से कहा गया है कि वो अब इन लेवल पे, जबकि शायद फॉरेनर्स के लिए हमारा इंडियन डेट काफी अट्रैक्टिव हो गया है, तो कुछ पूंजी जुटाने की कोशिश करें जिससे डॉलर भी देश में आए और कुछ एफडीआई के लिहाज से छूट भी दी जा रही है। तो वो आपको लगता है कि एक मौका वाकई में बनता है और फॉरेन कैपिटल डेट के तौर पे या इक्विटी के तौर पे जल्द ही आते हुए नजर आए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली फॉरेन कैपिटल आएगा, बिकॉज उनको अभी ये कॉन्फिडेंस जो है उनका जा चुका है कि रुपी स्टेबल रहेगा कि नहीं। अगर अभी आज को सिलेक्ट से रुपीज अभी 66 है, उनका अभी भी ये डर भरा हुआ है, वहाँ बना हुआ है कि 70 तक चला जाएगा। और वो अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो उनका मार्क टू मार्केट एक्सचेंज रेट की वजह से लॉस हो जाएगा। तो बाहर के लोग अभी सहमे हुए हैं, वो बाहर अभी अंदर पैसा इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी आती हुई नजर नहीं आ रही। एक और बात महेश्वरी साहब, जो रुपए को लेकर फायर फाइटिंग में हुई है, जैसे हाल में अब सरकार ने कहा कि जो डोमेस्टिक पावर प्रोड्यूसर हैं, यूएमपीपी हैं या बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो केवल घरेलू कंपनी से ही इक्विपमेंट खरीदें। तो क्या ये एक फर्दर प्रेशर है, एक डैम्पनर है कि आपकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी? तो जहां पहले ही आप इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में नहीं थे, अब कैसे करेंगे? नहीं, इंपोर्टेड इक्विपमेंट नहीं लें, उससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हो सकती है। और क्योंकि अब अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट में सेविंग हो सकती है। लेकिन डोमेस्टिक इक्विपमेंट वालों के ऊपर अगर ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे, उनकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी कैसी है वो भी देखनी पड़ेगी। अगर सारे ये ऑर्डर्स डोमेस्टिक
मैन्युफैक्चरर्स के पास में हो जाएंगे, क्या वो उसी तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्या वो मशीनरी उसी तरह सप्लाई कर पाएंगे जैसे ओवरसीज सप्लाई कर रहे थे, वह भी एक चीज देखनी पड़ेगी। ओके, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस चर्चा में। और जीडीपी के आंकड़ों ने निराश किया है, बाजार की उम्मीद से भी थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं फिलहाल आंकड़े। जीडीपी ग्रोथ में गिरावट जरूर है, मगर सरकार को भरोसा है कि आगे सुधार होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन डॉक्टर सी रंगराजन के मुताबिक अच्छे मॉनसून का असर दिखेगा और साल के अंत में ग्रोथ पिछले साल से बेहतर रहेगी। Have been good, and everybody is forecasting a growth rate between 4 and 5% in agricultural growth. So all of this will be seen only in the third and the fourth quarters, and industrial production also will start picking up from the second half of the year for various reasons, which I had mentioned also to you in an earlier conversation. Therefore, I believe that the growth rate will start picking up from the second half of the year. The third and the fourth quarters should have a substantial improvement, and I do not see any reason why the growth rate cannot be higher than what we had last year. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं निपुण मेहता, सुनीत माहेश्वरी और अदिति नायर। निपुण, आप सरकार के इस हम मान सकते हैं डॉक्टर रंगराजन का जो बयान है वो सरकार का रुख दिखाता है, क्या एक एक्सपर्ट के तौर पे आप इसको शेयर करते हैं, खासतौर पे कंपनीज की जो हालत आप देख रहे हैं, जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए? आई थिंक थोड़ा जो भी डॉक्टर रंगराजन ने कहा कुछ हद तक कुछ एम्बिशियस लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस की 5 to 5.5% का जीडीपी ग्रोथ रहेगा। ओवरऑल आई थिंक जो इंडस्ट्री सेंटिमेंट है वो जिस तरह से नेगेटिव है ऑन दी इकोनॉमी, ऑन दी एंटायर पॉलिसी मेकिंग दैट इज देयर, ऑन द सपोर्ट दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, उस हिसाब से द काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग जो प्राइवेट सेक्टर करेगी उस पर एक सीरियस क्वेश्चन मार्क है, एंड वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा जीडीपी ग्रोथ में। जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर में तो क्लियरली कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ कहीं ज़्यादा हो जाए, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी जब तक आइदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर नहीं होता है तब तक हम जीडीपी ग्रोथ नहीं देख सकेंगे, काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। और जिस तरह का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है दैट कुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द लार्जर हायर फ्यूल बिल दैट इज देयर, उसकी वजह से जो प्लान एक्सपेंडिचर है उस पर एक ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान में तो खैर नहीं, बहुत मुश्किल पड़ेगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करना, लेकिन इवन प्लान एक्सपेंडिचर में मुश्किल पड़ सकता है। गिवन दैट फैक्ट आई थिंक सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वार्टर्स में भी हम जीडीपी ग्रोथ बहुत एक्साइटिंग नहीं देखेंगे। सो वी डोंट शेयर द सेम काइंड ऑफ सेंटिमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट 2013-14 हैज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर एक स्लो डाउन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, और वो जब आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता है, कंपनियों के आमदनी और मुनाफे में रिफ्लेक्ट होता है, निपुण, कम से कम अब तक लोगों का ये भरोसा था कि हो सकता है कुछ सेक्टर्स जो गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंडेंट हैं उनमें डिसीजंस नहीं हो रहे हैं, माइनिंग वगैरह, उनको लेकर दिक्कतें हैं, लेकिन जो एक बेसिक कंजम्पशन स्टोरी है वो इंटैक्ट है। जैसे हमने पिछले क्वार्टर में नतीजों के बाद देखा कि HUL में और कुछ दूसरे कंपनीज में भी ग्रोथ बहुत कम दिखाई दे रही है, वॉल्यूम ग्रोथ पे एक शॉक लग रहा है। अब जीडीपी के ये आंकड़े अगर कमजोर होते हैं तो ये आगे और भी लो वॉल्यूम ग्रोथ में ट्रांसलेट होते हुए नजर आएंगे? पॉसिबिलिटी अच्छी है प्रदीप। आई थिंक जब एक ओवरऑल इकोनॉमी में नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड होता है, जब ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती हैं, EMIs बढ़ जाते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स ने हाउसिंग के लिए 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए बोरोइंग किया है, उनके ओवरऑल मंथली स्पेंड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सेविंग्स कम हो जाता है, तो एक कंजम्पशन स्पेंड पे जरूर इम्पैक्ट होता है।
कुछ हद तक हमने कंजम्पशन स्पेंड इंक्रीज होते हुए इसलिए देखा था कि रूरल स्पेंडिंग अभी भी बरकरार है, वहां पे इतना ज्यादा लेवरेजिंग नहीं होता है, बोरोइंग्स नहीं होते हैं, तो उनके अच्छे मॉनसून की वजह से, अच्छी इनकम की वजह से रूरल स्पेंड में कंजम्पशन अच्छा होता जा रहा है। लेकिन नॉन रूरल जो सेमी अर्बन या अर्बन स्पेंडिंग है उसमें क्लियरली एक ब्रेक लगने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। सो ओवरऑल देयर कुड बी अ बिट ऑफ बैलेंसिंग एक्ट विद अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी के एक ग्रेजुअल स्लो डाउन कंजम्पशन में होगा। हमने जैसे आपने कहा पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में कुछ स्लो डाउन होते हुए देखा था। बहुत सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है व्हेन यू लुक एट द सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स, बट फॉर श्योर द स्लोइंग ट्रेंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इन अ हरी, and you could see that slowing trend continuing at least for the rest of the financial year. तो अगर आने वाले 3 क्वार्टर्स भी काफी हद तक निराश कर सकते हैं और दबाव डालेंगे वो बाजार पे, ऐसी आशंका यहां पर उठ रही है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हैं, अगर वो ऐसी रही तो क्या होगा, और गिरते हुए रुपए से कितने सेक्टर्स को, कंपनीज को और इकोनॉमी को फायदा हो पाएगा। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। जीडीपी के आंकड़े आने के बाद हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की तस्वीर कैसी होगी, और एचडीएफसी के सीईओ के मिस्त्री के मुताबिक अब आगे की ग्रोथ खेती पर निर्भर है, क्योंकि रुपए की कमजोरी और महंगे कच्चे तेल का इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ने की आशंका है। The first is the good monsoon, the positive side, the good monsoons, good rains, initiatives taken by the government to encourage the rural sector, which should have an impact on agricultural production in the second, third, fourth quarter should definitely pick up. I mean, I would say no doubt on that at all. I don't know what the agriculture number this time was, but I thought it was around 2.5. It should get to 4% levels by the second or third quarter. So that's one positive. The negative would be that the currency depreciation that we have seen in the second quarter can have some impact on. In a positive impact perhaps on some of the export sectors could have, but a negative impact on the rest of the economy because it will fuel inflation and therefore have its own impact in terms of consumption. The third factor which we must keep in mind is oil. Now, the rise in oil prices in recent times because of the Syrian issues will certainly have an impact going forward, and that, to my mind, if that prolongs for a longer period, that would have a negative impact in the future quarters. निपुण, ये जो एक और ऑयल शॉक की बातें यहाँ पे हो रही हैं, किस हद तक आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट, इसका अंदाजा बाजार को है, या अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में दिखाई देगा? कितने कंपनीज पे, किन सेगमेंट्स पे दरअसल इसका असर पड़ेगा? देखिए, जो ऑयल शॉक की बात है वो ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से है। अगर ये सेटल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हम नहीं देखें, लेकिन इंडिया में क्लियरली एक अगर किसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ती है, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ती है, तो क्लियरली एक डबल वैमी है। एक करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से ओवरऑल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, एट द सेम टाइम जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ी है उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसका एक स्ट्रेट इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे टोटली पड़ जाता है, इन द काइंड ऑफ लीकेज दैट दे विल हैव, जो लॉसेज उनको बेयर करने पड़ते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके हिसाब से जितने लॉसेज ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेयर करती हैं वो कुछ हद तक जो ONGC है, ऑयल इंडिया है, ये कंपनीज भी इनको बेयर करती हैं। ये कुछ हद तक ये लॉसेज हैं, तो उन पे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। सो व्हाइल देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल प्राइस पोटेंशियली ऑन लेट्स से एन ONGC और केन इंडिया, लेकिन ये सब्सिडी की वजह से कंपनीज लाइक जो एटलीस्ट PSU कंपनीज हैं, ONGC पे उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन कंपनीज पे पड़ता है। एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स प्रेशर में आते हैं, उसके एक रिजल्टेंट इम्पैक्ट हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से देयर कुड बी एन इम्पैक्ट ऑन लेट्स से ऑन बैंकिंग। निपुण, वक्त थोड़ा सा कम है, एक और स्टेट्स की वजह से एक बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जी, एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपकी राय लेना चाहेंगे, और वो है रुपए की गिरावट के चलते प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत सारी कंपनीज को दरअसल फायदा होगा। तो ये फायदा इमीडिएट तौर पे जो दिख रहा है उतना ही है,
केवल आईटी कंपनीज को मिसाल के तौर पे, या और कई सेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे अगर रुपया इसी लेवल पे कहीं 5-7% ऊपर नीचे सेटल हो जाता है तो फिर आने वाले कई क्वार्टर्स में उन्हें एक बूस्ट मिल सकता है? कई मेटल कंपनीज को भी फायदा होने की बातें कही जा रही हैं। कितने ऐसे कंपनीज या सेक्टर्स हैं? देखिए, आईटी कंपनीज में तो एक स्ट्रेट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही, लेकिन हमने जो लेट्स से पिछले 6 महीनों में करीब इन दिस ईयर अगर 25% फॉल देखा है रुपी में, तो एक 25% एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, उससे कहीं लिमिटेड इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से, रुपी वॉलेटिलिटी की वजह से आईटी कंपनीज को भी एक हेजिंग कॉस्ट होती है। तो आईटी कंपनीज लेकिन क्लियरली उनको बेनिफिट होता है। जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, देयर कुड बी export oriented companies like certain companies like textiles, there could be companies in pharmaceuticals which clearly benefit out of it, there could be diamond processing जहाँ पे exports होते हैं। इन सब companies में एक डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जब तक रुपी डेप्रिशिएटेड रहेगा उनकी बार्गेनिंग पावर डेफिनेटली इंप्रूव रहती है। बीपीओज हैं विच हैड गॉन आउट ऑफ बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज ऑफ रुपी एप्रिसिएशन, उनमें एक बार्गेनिंग पावर आ जाता है जिसकी वजह से उनके एक बिजनेस में टर्न अराउंड हो सकता है। सो यू आर सीइंग सर्टेन सेक्टर्स विच विल बेनिफिट, some of these will benefit immediately, some will benefit based on how long the rupee remains depreciated, लेकिन clearly on varying levels ये 4 या 5 सेक्टर्स हैं जिनमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ हद तक कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज के लिए बदली हुई परिस्थितियां हो सकता है फायदेमंद हो, लेकिन चुनौतियां काफी ज्यादा है और ऐसी स्थिति में ये जो स्लो डाउन है इसको रिवर्स करना, यहां से वापस ग्रोथ को लौटाना काफी मुश्किल है। जिन कंपनीज, जिन इकोनॉमिस्ट, जिन ब्रोकर्स ने अपने फोरकास्ट काफी ऑप्टिमिस्टिक रखे हैं सेकेंड हाफ के लिए, उनके लिए काफी मुश्किल भरा वक्त सामने आ सकता है और शायद हम कुछ रिवीजन होते हुए इसमें देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। नमस्कार।